हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, एक वस्तु जिसका विस्थापन y दिया गया है t के टर्म में, आपको इसका निकालना है कि यह विराम स्थिति में कब आएगी, कितने समय में आएगी। सबसे पहले आप ये दे रखा है आपको y है डिस्प्लेसमेंट, इसका आपको करना है डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में। मान लीजिए डी बाई अपॉन डी टी, ये y का डिफरेंशियल हो गया। अब हम करेंगे इस वाली संख्या का डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में जो पावर होती है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, आगे आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। और पावर जो है दो की यहाँ पे एक माइनस करके बराबर एक पावर बचेगी, वो वहीं लिख दी जाएगी। टी की घात स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर की जब लिखेंगे उसे केवल टी लिख देंगे, एक पावर कम कर देते हैं। दो का जब दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो दो दूनी 4/3, और टी स्क्वायर की जब हम केवल टी लिखेंगे एक घात कम कर दी। इसी प्रकार से 16 की पावर मान लीजिए एक यहाँ मान ली हमने, और ये जो है 16 का गुणा एक कम करेंगे तो 16 आएगा। और फिर टी की घात एक कम कर देंगे, एक ही घात है उसे भी कम कर देंगे, जीरो रह गई। तो जीरो किसी की घात हो उसका मान एक होता है, 16 गुणा एक बराबर 16 ही रहेगा। इसलिए यहाँ 16 प्लस दो का डिफरेंशियल होता है जीरो, जिसमें कोई चर पद नहीं है, इसलिए इसका कांस्टेंट है वो जीरो हो जाता है डिफरेंशियल में। तो आप बताइए, ये आपका डी वाई बटे डी टी जो है ये आपका होता है क्या, वेग। तो वेग जीरो करने के लिए हमें कितना समय मिलेगा, तो हम इसे जीरो करके रख लेते हैं और इसे हल कर लेंगे। माइनस का 4/3 टी प्लस 16, और ये आपका जो माइनस का 4/3 इधर ले आए हम, बराबर आपका बचा 16। 4 से 16 को काटेंगे, 4 टाइम्स कटेगा, ये प्लस की हुई इधर आ गए संख्या, 3 का इधर, और यहाँ टी और बची है इसके साथ में ये। तो अब इसे इधर ले जाएंगे तो 4×3 = 12, तो टी की वैल्यू 12 सेकेंड आ जाएगी। 12 सेकेंड बाद यह जो है विराम अवस्था में आ जाएगी। यही इन्होंने पूछा है कि विराम स्थिति में आ जाएगी, कितने समय बाद आ जाएगी, टी बराबर 12 सेकेंड बाद। समझ में आ गया होगा। इसका डिफरेंशियल जो करते हैं डी वाई अपॉन डी टी, ये आपका वी के बराबर होता है, और ये जो बनेगा आपका माइनस का 4/3 टी प्लस 16 बन रहा है। इसको हम बराबर जीरो को रख देंगे, तो ये आपका जो है टी का मान इसे हल कर लेंगे इस तरह से, जो है 16 बराबर माइनस के 4/3 टी, तो माइनस इधर जाके प्लस का होगा, ये 4 से इसे काटेंगे 4 बार, और 3×4 इस तरह से 12 सेकंड आ जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए इसमें दिया है एक वस्तु ऊर्ध्वाधर गति 98 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर फेंकी गई है, यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए के बारे में मान लीजिए। तो आपको पता है कोई भी गति हो, ऊर्ध्वाधर गति, उसमें प्रत्येक सेकंड पर उसका वेग बदल जाता है। वो क्यों बदलता है, वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण। हर सेकंड में 9.8 कम हो जाता है ऊपर जाने पर, और नीचे आते हैं तो इतना बढ़ जाता है। तो आप यहाँ समझिए कि इन्होंने कहा है 10 सेकंड में कितनी ऊंचाई तय करेगा वो। ये सिंपल बात है, उसकी वेलोसिटी है 9.98, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 980 तो नहीं होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हर सेकंड में कम हो रही है। अब कंटिन्यूस इतनी ही रहती तब इतनी पहुंचती उसकी ऊंचाई, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। या फिर आप अपना फॉर्मूला लगा के उसे चेक कर लेंगे, जो होता है आपका h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर से, क्योंकि आपके पास प्रारंभिक वेग दिया है 98, और जी की वैल्यू दे रखी है, और टी से दे रखा है आपको। तो h बराबर फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर से। आप इसे हल करेंगे तो u की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे 98, टी की वैल्यू कितनी रखी है उन्होंने 10, 98 10 कितना हो गया 980। सॉरी, ये जो है आप जब गति ऊपर होती है तो यहाँ ये माइनस आता है इस जगह पे,
तो आप इस जगह क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे ये वाला, और जब ऊपर से नीचे होती है तब यहाँ पे आता है प्लस इस जगह पे, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो -1/2 GT। अब ये 980 में से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, ये आप समझ जाइए, हल कर लेंगे इसे। तो पहला ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा सही। दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, t बराबर 5 पर आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए उसी फॉर्मूले से। जैसे मान लीजिए h बराबर आपका कितना आएगा, यू की वैल्यू है 98 और t की वैल्यू 5 है, ठीक है, -12 GT, जी का मान 9.8 इंटू T²। टी की वैल्यू कितनी है 5, 5 का वर्ग होता है 25। इसे हल करेंगे तो देखिए 98 का जब 5 में गुणा करते हैं तो 490 आता है। कितना आता है 490। इसमें से भी ये संख्या कम हो जाएगी तो 490 नहीं आ पाएगी, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, यह पृथ्वी पर 10 सेकंड में वापस आ जाएगी। तो वापस 10 सेकंड में कैसे आ जाएगी, देखें, ये 10 सेकंड में तो ऊपर टॉप पे ही पहुंच पाएगी, क्योंकि एक सेकंड में 9.8 वेग कम होता है, और 10 सेकंड में कितना कम हो जाएगा 98 कम हो जाएगा, यानी कि 10 सेकंड में टॉप पे पहुंच पाएगी वो। और ये बात करना है किसकी, कि वापस जमीन पर आ जाएगी। तो ये गलत हुआ ऑप्शन नंबर सी। अब बात आती है कौन सी, ऑप्शन नंबर डी के लिए। उसकी गति 5 सेकंड पश्चात 49 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है। ये बात सही हो सकती है। आप इसे निकालेंगे कैसे, v² = u² - 2gh से। u की वैल्यू है आपकी 98 गुणा 98 -2, और g की वैल्यू 9.8 है, और हमें क्या करना है, उसकी गति 5 सेकंड पश्चात 98 मीटर रह जाती है। तो इसके लिए हमें गलत फार्मूला लगा दिया, आप लगाएंगे v = u - gt। तो u की वैल्यू आपकी 98 है, माइनस जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 5 सेकंड बाद पूछी उन्होंने, तो 98 माइनस ये आपका 45 और 4 49 बनता है। 98 में से 49 कम करेंगे तो 49 ही बचेगा। आपका ऑप्शन नंबर बनेगा डी सही हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला लगाना ये वाला, इसमें इसमें वी पूछी है और यू की वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, टू पार्टिकल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट एट एन interval of 1 second. The time after the first particle began to fall when the two particles be 10 meter apart is। यानी इन दोनों के बीच में आपको देखना है कि 10 मीटर का गैप कब हो जाएगा। एक छोड़ा जाता है, उसके बाद दूसरे को छोड़ते समय आपका जो है 1 सेकेंड बाद दूसरा छोड़ा जा रहा है ना। इसके लिए हम करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों जो है पार्टिकल्स आपके ऊपर से गिराए जा रहे हैं, उनकी प्रारंभिक वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी 0, दोनों के लिए हो जाएगी, ठीक है। और उनका समय जो होता है, मान लीजिए पहला समय लेता है आपका t, दूसरा समय लेता है t-1, क्योंकि 1 सेकंड बाद वो छोड़ा जा रहा है तो उसके लिए 1 सेकंड वो कम चल रहा है। और आपका जो फॉर्मूला होता है दूरी वाला, जो कितनी हाइट वो नीचे आ जाएगा, h बराबर यू टी प्लस हाफ GT² से, ये आपका फॉर्मूला है। इससे आप इन दोनों के लिए निकालेंगे कि कितनी एच चलेगा। ये तो 0 हो जाएगा दोनों के लिए, h बराबर यू टी, यू की वैल्यू 0 है दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ऊपर से गिराए जा रहे हैं, उनका प्रारंभिक वेग 0 है। तो अब बात रह जाती है यहाँ पर केवल h बराबर हाफ GT² से। किससे, h बराबर हाफ GT²। तो मान लीजिए पहले की हाइट हमने h1 मान ली, हाफ GT², और दूसरे के लिए हम मान लेते हैं h2 बराबर 1/2 GT²।
और यहाँ आएगा आपका t-1 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि टाइम का स्क्वायर है तो पहले वाले का हमने टाइम t लिया है, दूसरे वाले का t-1 क्योंकि 1 सेकेंड कम है उसका। अब आपको बताना क्या, उन दोनों के जो दूरियां जो तय की गई है या हाइट जो कवर की गई है उनका डिफरेंस 10 होना चाहिए, देखो उन्होंने कहा है। तो हम कहेंगे यहाँ h1 माइनस h2 बराबर होना चाहिए आपका 10, कितना होना चाहिए 10, ये कह रहा है ये। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसको जो है इस तरह करते हैं कि हमारे लिए हमारा 10 जो निकलेगा वो आपका इस तरह निकलना चाहिए, 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस 1/2 जी और t-1 का होल स्क्वायर। इससे आपको हल करेंगे ये ऐसे, इससे आपको निकालनी है t की वैल्यू। चलिए g की वैल्यू 10 है, इसमें देखिए इन्होंने दे रखी है कि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो 10 से g को हम यहाँ काट देते हैं, जो कि यहाँ एक बार कटेगा, ठीक है। तो आप यहाँ हम देखेंगे कि 1 बराबर हाफ टी स्क्वायर है और ये भी हाफ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम खोलेंगे फॉर्मूले से। तो 1/2 हमने ले लिया बाहर कॉमन, और यहाँ बचा आपका 1 माइनस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो बनेगा आपका टी स्क्वायर, बचा यहाँ पर गलती हो गई, ए टी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस का टी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन ये माइनस बीच में होने के कारण इसमें जो है सबको चिन्ह बदल देगा, तो -1 और प्लस की 2t बचे। यहाँ देख रहे होंगे ये t माइनस का है, ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ -1 2t बचेगा, और ये बट्टे में 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2 इजुगल टू आपका बनेगा 2t-1। अब आप बताइए, एक ये है इधर लाएंगे माइनस का है तो प्लस हो जाएगा इधर, तो 2 और 1 3, और ये 2 बट्टे में पहुंच जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 3/2 का मतलब होता है 1.5 सेकेंड। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए एंड इनिशियल वेलोसिटी u इन फर्स्ट t सेकेंड। यानी कि ये समझिए आप, इसका जो है प्रारंभिक वेग आपको u दे रखा है इन्होंने, और एक्सीलरेशन a दे रखा है, तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एक बात ये आप समझिए कि प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v मान लीजिए, तो आपका जो है निकालना क्या है एवरेज, तो u प्लस v अपॉन 2, ये इसका एवरेज निकलेगा। लेकिन हम जानते हैं v का फॉर्मूला v बराबर जो होता है वो u प्लस at होता है अपॉन 2, एक u और एक u, ये 2u हो जाएगा। तो उसे हम क्या करेंगे, 2u/2 अलग कर दिया, प्लस 1/2 at अलग बचेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका हो जाएगा u प्लस 1/2 at स्क्वायर। u प्लस 1/2 ut स्क्वायर कौन से में बचा, देखिए ये वाला, ये u बचा था आपका प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये बचा था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, जिन प्रारंभिक प्रक्षेपण कोणों के लिए एक प्रक्षेप समान क्षैतिज दूरी तय करता है उसका मान होता है। बहुत सिंपल प्रश्न है और देखो आया भी है परीक्षाओं में। आप ये देखिए कि ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश हो उनको आप कह सकते हैं कि उनसे क्षैतिज दूरी समान तय की जा सकती है। या फिर एक कोण मान लीजिए 30 है तो दूसरा 90 में से 30 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। या मान लो एक कोण 45 का है
तो दूसरा भी 45 का ही हो जाएगा। मतलब दोनों सेम है तो दोनों समान ही हो जाएंगे। एक 10 का है तो मान लीजिए एक 80 का हो जाएगा, यानी कि दोनों का योग करेंगे तो 90 ही आना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलते अगले प्रश्न की ओर। एक स्थिर पिंड को धीरे धीरे एक भारी टेबल पर गिराया जाता है। टेबल 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है। घर्षण गुणांक 0.2 तथा गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। टेबल के सापेक्ष पिंड कितनी दूर तक सरकेगा उसका मान है। अब ये मान लीजिए कोई एक टेबल है वो खिसक रही है और इस तरह से मूव कर रही है। इस पर जैसे ही ऊपर से ये पिन जो है गिरता है तो सबसे पहले क्या होगा कि ये टेबल जो चल रही है इस वजह से ये जो है इस पर अपना जो है इस टेबल के बराबर जब तक वेग प्राप्त न कर लेगा तब तक टेबल पर पीछे की ओर खिसकता रहेगा। तो ये मान लीजिए कि प्रारंभिक वेग उसका जो है u बराबर 0 है और अंतिम नहीं, प्रारंभिक वेग आपका कितना होगा 0, अंतिम वेग टेबल का वेग के बराबर वेग प्राप्त कर लेगा, वो v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड से प्राप्त कर लेगा। ये इतना समझ में आ गया होगा आपके। और आपका a बराबर म्यू जी होता है और म्यू की वैल्यू उन्होंने दी है 0.2 और g की वैल्यू उन्होंने दी है 10। तो ये हो जाएगा आपका बराबर 2। फॉर्मूला आपका होता है एक वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as से प्लस 2as। अब इसमें मान लगाएंगे आप v की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16। u बराबर कितना आपका 0 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है 2 और s की वैल्यू आपको निकालनी है कितनी दूर तक खिसकेगा, है ना। तो 2 दूनी 4, 16 में से 16 में 4 का करेंगे भाग, s बराबर आपका आ जाएगा कितना 4। तो आप ये समझिए 4 मीटर वो जो है खिसकेगा, उसके बाद वो जो है टेबल के वेग में आ जाएगा, फिर वो टेबल पे स्थिर हो जाएगा, टेबल के साथ वो उसी वेग से चलने लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सरल रेखा में गतिशील कण का विस्थापन समय के फलन के रूप में निम्न सूत्र द्वारा निरूपित है। x बराबर 5t प्लस 5t स्क्वायर। तो कण का आरंभिक वेग होगा। देखिए इसकी एक ट्रिक है मेरे पास, आपको बताऊं कि इसका इस तरह से कोई फलन दे रखा हो t में, जो t पर निर्भर करता है, उसका प्रारंभिक वेग ज्ञात करना हो तो आप केवल t का गुणांक जो है उसे लिख दीजिए। t का गुणांक यहाँ 5 है, बस यही हो जाता है। और एक और थी मैंने आपको बताया हूँ जो कि किसी पीछे प्रश्न में आई थी, मैं आपको बताना भूल गया उसे भी। देखो ये वाला है, यहाँ उन्होंने पूछा है विराम स्थिति में आ जाएगी, इसके लिए समय पूछा था। अगर ऐसा प्रश्न इसमें कुछ भी संख्या बदल दे, आपसे पूछे कि ये इस समीकरण से इसका जो है विस्थापन दिया जा रहा है, टी पर निर्भर करता है, तो ये कब विराम अवस्था में आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना आपको। इसमें जो है जो ये टी का गुणांक जो है, टी का गुणांक 16 है और इसके बट्टे में आपको जो है रखना होता है टी की पावर जितनी हो वो और 2/3। इसे जब हल कर लेते हैं तो आपका जो है निकल आता है ये वाला। चलते हैं, तो यहाँ आपका जो है मैंने बताया था अभी कि 5 आ जाएगा, लेकिन आएगा कैसे थोड़ा हम बता देते हैं आपको। आरंभिक वेग क्या होगा इसका, इसका आप डिफरेंशियल करेंगे x का t के रेस्पेक्ट में dx/dt, इसे आप कहते हैं v, जो कि बराबर होगा 5t का होता है डिफरेंशियल 5 प्लस 5t स्क्वायर का होगा घात आ जाएगी 5 दूनी 10t हो जाएगी ये। अब आप देख रहे होंगे इसमें प्रारंभ में t की वैल्यू कितनी होती है 0,
तो ये जी यहाँ टी की जगह 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ केवल 5 बचा, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आपके सामने प्रश्न अंतिम, एमकेएस पद्धति में किसी कण का सरल रेखीय विस्थापन एस टी समय एस पर इस प्रकार निर्भर करता है, शून्य त्वरण पर इसका वेग होगा। शून्य त्वरण के लिए देखिए पहले आप निकालिए वी, वी होता है आपका डी एस बटे डी टी, जो क्या आएगा इसका डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल करेंगे 4t का तो 4 आएगा, माइनस इसका करेंगे तो 2 घात आ जाएगी, 3 दूनी 6t हो जाएगा ये, और प्लस 3 दूनी 6t स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 3 घात है, एक घात कम कर दी हमने। फिर आपको निकालना है त्वरण ए, जो कि होता है डी वी अपॉन डी टी, डिफरेंशियल कर देंगे v का, तो आपका बन जाएगा त्वरण। तो चलिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 4 का तो हो जाएगा 0, माइनस 6t का हो जाएगा 6, और इसका हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12t। इन्होंने कहा है शून्य त्वरण पर, किस पर, शून्य त्वरण पर, तो a की वैल्यू हम क्या कर देंगे 0, तो ये माइनस का 6 है, इस जब इधर जाएगा 0 की तरफ से प्लस का 6 हो जाएगा, तो आपका समीकरण बनेगा 12t बराबर 6, 12t बराबर 6, तो 12 का भाग करेंगे 6 में तो 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, t बराबर 1/2, या तो 0.5 कर लीजिए या कर लीजिए 1/2। अब t की वैल्यू निकल आई, इस t पर आप निकालिए वेग कितना बन रहा है, ये वाला वेग जो हमने समीकरण निकाला आपके सामने, ये वाला, ठीक है, ये जो वेग निकाला हमने इसमें आप t की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पर लगाएंगे आप कितना 1/2, और यहाँ भी 1/2, हल कर लेंगे तो यहाँ 1/2 लगाएंगे तो कितना बचेगा 3, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, माइनस नहीं प्लस, यहाँ लगाएंगे आप 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/2 का वर्ग 1/4, यानी कि 6/4। इसे आप हल करेंगे तो कितना आएगा, 4 का भाग 6 में करिए या फिर इसे काट लीजिए 3 बार और ये 2 बार, ये 1.5 होता है, यानी 1.5 और प्लस 1 इसे जोड़ेंगे 2.5 बनेगा, कितना बनेगा 2.5। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद घमंडी लाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।